हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल क्राइसेट बायोलॉजी में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। यहाँ से हम लोग की स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू होती है। एक्चुअली में हम लोगों ने 2 लेक्चर इंट्रोडक्शन में लगाया, जहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छे से ये देखे कि जो अपनी रेडिएशन होती है वो वेव के फॉर्म में निकलती है। तो वेव की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वेव नंबर, वेव लेंथ, और ये जो भी चीज़ें थी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। सबसे पहले मैं आपको 2 चीज़ें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। पहली बात कि ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, ठीक है, ये स्लाइड आपको नोट्स की तरह पीडीएफ में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। दूसरी चीज़ कि जो लोग बच्चे यहाँ डायरेक्टली जंप किए हैं उनके लिए मैं इंट्रोडक्शन छोटे से सेक्शन में फिर से डिस्कस कर देता हूँ, बहुत ही छोटे सेक्शन में, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल पहले और दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर रखे हैं। पहले सबसे इसमें क्या है कि जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, वो रेडिएशन होती हैं एक्चुअली में। तो वो रेडिएशन क्या है? वो रेडिएशन है, लाइट भी अपनी रेडिएशन होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रेडिएशन होती है, ठीक है। तो वो किस फॉर्म में निकलती हैं? वेव के फॉर्म में निकलती हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेव के फॉर्म में निकलती हैं। और ये जो अपनी वेव निकल रही है, वेव के फॉर्म में निकल रही है, कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है? वेव थ्योरी एक्सप्लेन करती है, ठीक। अभी इसमें ये बोला है कि इट वॉज बिलीव दैट रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड बाय फ्लक्चुएशन। यहाँ एक वर्ड आया है फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। मैंने आपको बताया था कि ये जो अपनी रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। और ये दोनों क्या करती हैं? ऑसिलेट करती हैं। ऑसिलेट मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे जाती हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इधर दिखा देता हूँ डायग्राम में, ठीक है। आप डायग्राम देखेंगे ध्यान से तो ये अपनी रेड में जो है, यहाँ पे ये जो अपनी रेड में है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है अपने वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? ई, ठीक है। तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। अभी यहाँ देखो कि ये जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है। ऊपर और नीचे का क्या मतलब है? अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली टर्म में बोलें तो जरा यहाँ देखो, इसको मैं 2D में बनाता हूँ। ये अपना किस में है? 3D डायग्राम है। ये अपना क्या है? 3D डायग्राम है। और जो मैं यहाँ बना रहा हूँ वो 2D डायग्राम है, ठीक है। 2D डायग्राम जो हम लोग अपने कार्टेशियन प्लेन पे बनाते हैं, जो हम लोग ग्राफ पेपर बनाते हैं, उसे बोल रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बना रहा हूँ, इतना ध्यान रखना है क्योंकि ये रेड में है पूरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है। ये अपना एक ऑसिलेशन है, इसी को फ्लक्चुएशन बोल रहा है। फ्लक्चुएशन, ये क्या है? फ्लक्चुएशन है। ध्यान से देखो, ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव सेक्शन में भी जा रही है और वाई एक्सिस में नीचे भी जा रही है। तो ये अपनी क्या हो गई? फ्लक्चुएशन हो गई। इसे फ्लक्चुएशन बोल रहा है। ये सेम कहानी है किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे अपने से करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अपनी ब्लैक में मैग्नेटिक फील्ड है। कहाँ पे? जेड एक्सिस पे। ध्यान दो, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो फ्लक्चुएट कर रही है, एक जेड पॉजिटिव में और जेड नेगेटिव में, ठीक। जेड एक्सिस के नेगेटिव में, पीछे ऐसे लाइन खींचोगे तो ये नेगेटिव बनेगा, ठीक है। ब्लैक में खींच देता हूँ ताकि आप लोग को लगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये अपनी क्या है? जेड, किस में? नेगेटिव में, ठीक। तो ये पॉजिटिव में भी जा रही है, ध्यान से देखो ब्लैक वाली, और नेगेटिव में भी जा रही है। देखो यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक। इसी को क्या बोल रहा है? फ्लक्चुएशन, ठीक है। इसी को क्या बोल रहा है? फ्लक्चुएशन। तो अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्चुएशन से उल्टा बोला है, उल्टी चीज़ बोला है, इसी में उल्टा लाइन बोला है। गलत नहीं बोला है, सही बोला है। बोला ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगी तो रेडिएंट एनर्जी इमिट होगी, रेडिएंट एनर्जी इमिट होगी। हम लोग उसी को सीधा में बोल दें कि अगर रेडिएंट यानी रेडिएशन हो रहा है तो उसके जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। और ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से क्या होती हैं? आपस में 90 डिग्री पे होती हैं। ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक। और ये अपनी जेड एक्सिस पे क्या हो गया? सॉरी, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड हो गई और ये अपना रेडिएशन हो गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन एक दूसरे से क्या होते हैं? 90 डिग्री पे ऑसिलेट करते हैं, ठीक। अभी इसमें नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं हम लोग।
Like light, there are various form of electromagnetic radiation such as ultraviolet rays, infrared, x-rays, radio waves. ठीक है, लाइट हम लोग के पास क्या होता है, लाइट जो होती है अपनी, उसमें क्या होता है, ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे इसको डिस्कस करने के लिए। तो अपनी जो लाइट होती है वो उस लाइट में कितनी तरह की रेडिएशन होती है, इनफाइनाइट रेडिएशन होती है। ठीक है, लाइट में इनफाइनाइट रेडिएशन होती हैं, उसी में से कई कॉस्मिक वो होती हैं। कॉस्मिक रेज के बारे में हम लोगों ने नहीं बात किया है वैसे तो, लेकिन हम लोगों ने गामा, एक्स रेज, यूवी रेज, ये यूवी है, और ये अपनी विजिबल है, क्या है, विजिबल रेज, यूवी विजिबल एक साथ बोला जाता है कई बार, इसी को हम लोग अभी पढ़ेंगे भी रेडिएशन में। यूवी, आईआर, मैग्नेटिक, और अपना लास्ट में क्या था, रेडियो वेव। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा कि अपने रेडिएशन जो है, लाइट है, उसमें से इनफाइनाइट में से ये सब निकलता है, ये हम लोग के काम की चीज़ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक रेज और रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स, ये जो अपने रेडियो वेव्स होते हैं ये सब अपने काम के हैं। ठीक है, अभी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेशन। मैंने अभी बोला था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, रेडिएशन होती हैं, ये जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, वही सारी लाइनें यहाँ पे फिर से बोल रहा है, इसी लाइन को, ये जो अपनी लाइन है, ठीक है, ये वाली, उसी को फिर से यहीं पे वो किया है, रिवाइज किया है, रिजाइडिंग ऑन द एटम। ठीक है, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, टू ईच अदर। जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था कि अगर ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये अपनी रेडिएशन है, और जेड एक्सिस पे क्या है, जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे है, और ये मैग्नेटिक मैं ऐसे लिख देता हूँ, और ये अपनी रेडिएशन किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो ये सारी की सारी एक दूसरे से क्या होती हैं, 90 डिग्री पे होती हैं। ठीक है, ये सारी अपने एक दूसरे से क्या होती हैं, 90 डिग्री पे होती हैं। अगर ये सीधे चल रहा है रेडिएशन ऐसे एक्स एक्सिस पे, तो इसके वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक रेडिएशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जेड पे क्या होगा, मैग्नेटिक रेडिएशन होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। ठीक है, इसी को बोला है वो। दीज आर करेक्टराइज्ड बाई देयर वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसीज और वेव नंबर, जिसकी हम लोगों ने बहुत पहले ही बात किया है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको डिटरमाइन, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटरमाइन करती हैं, बताती हैं, उसमें से आती हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। वैसे हम लोगों ने और क्या बात किया था, एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड किसकी प्रॉपर्टी है, ये वेव की प्रॉपर्टी है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो। ठीक है, वो वेव की प्रॉपर्टी होती है। द एनर्जी कैरिड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी इसको डिस्कस करने के लिए कि आखिर ये किसके किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसको हम लोग डिस्कस करने के लिए एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि वो किसके किसके प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, वैसे तो हम लोग पढ़ रखे हैं एक इक्वेशन से, वो इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। ध्यान दो, हम लोगों ने बोला था कि जो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जो अपनी होती है न्यू, वो डायरेक्टली क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है, 1 बाई लैम्डा। ठीक है, अगर इन्वर्सली हम लोग हटाते हैं तो क्या आता है, 1 सी बाई, ये इन्वर्सली ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, सी अपॉन में लैम्डा। तो यहीं पे अपनी सी बाई लैम्डा है, इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो E इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, ठीक, फ्रीक्वेंसी, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये क्या हो गया, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। पहला किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एनर्जी, जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो सकती है, देखो यहाँ पे एच सी, और न्यू को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इंटू 1 बाई लैम्डा। और 1 बाई लैम्डा को क्या लिखते हैं हम लोग, न्यू लिखते हैं। नए इक्वेशन में क्या आ जाएगा, एच सी इंटू न्यू बार लिखते हैं। न्यू बार क्या है, वेव नंबर है, वेव नंबर। ठीक है, अलग अलग लिख देता हूँ, वेव नंबर।
अभी E इज इक्वल्स टू एच सी न्यू बार, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार। एच सी को, ये एच सी कॉन्स्टेंट है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, न्यू बार। ये न्यू बार है, ठीक है, इसको घेरने से ऐसे घेर देते हैं, ठीक है। ये अपना दूसरा इक्वेशन हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आप याद रखिएगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो इधर डायरेक्टली दिखता है, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इस इक्वेशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखता है। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, मतलब लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर बहुत ज़्यादा बेसिक, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आसान देगा तो, ठीक है। हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया, वेव नंबर, वेव फ्रिक्वेंसी, और ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वही वाली लाइन है, ठीक है। मैं इंक कलर चेंज कर देता हूँ। अभी द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड एंड ईच क्वांटाइज ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। देखो ये वाली लाइन है, मैंने आपको कहा था कि एक इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से याद करके रखनी है, एक इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से याद करके रखनी है। वो इक्वेशन क्या है, मैं इसको कैनवस को क्लियर करता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने आपको बोला था कि E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा होता है, ठीक। तो E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा होता है, तो हम लोग बोले थे कि ये जो एनर्जी होती है वो एक फोटोन की एनर्जी होती है, एक फोटोन, ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी होती है एच सी बाई लैम्डा। अगर हम 10 फोटोन की एनर्जी, देखो एक फोटोन है तो इंटू 1 कर दो, ठीक है। अगर हम लोग 10 फोटोन की एनर्जी निकालें तो 10 एच सी बाई लैम्डा, अगर 200 की निकालें तो एच सी बाई लैम्डा। यानी यहाँ जो नंबर है वो बदल रहा है कि 1, 10 और 200, इसकी जगह हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एन एच सी बाई लैम्डा। ये जो अपना एन एच सी बाई लैम्डा है, यानी यहाँ पे देखो एक फोटोन को एक्साइट करने के लिए हम लोग को कितनी एनर्जी चाहिए, एच सी बाई लैम्डा। अगर 10 फोटोन को एक्साइट करना है, एक्साइट मतलब समझते हैं लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, ये अपना क्या है, लोअर एनर्जी लेवल, इसको एल लिख देते हैं, और ये ई एच, ठीक है। ये एनर्जी लोअर है, ये एनर्जी हायर है। तो लोअर से हायर एनर्जी लेवल जाने में एक फोटोन को एच न्यू लगता है। 10 फोटोन को कितना लगेगा, 10 फोटोन को कितना लगेगा, 10 एच न्यू बाई लैम्डा, ठीक है। वैसे ही तो इसी को बोल रहा है कि ये क्वांटाइज्ड है। क्या है, क्वांटाइज्ड है, मतलब जितनी भी एनर्जी है वो फिक्स्ड है। मतलब एक फोटोन को अगर एक्साइट करना है तो उसको एच सी बाई लैम्डा लगेगा, इससे न ज़्यादा न कम, एकदम फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है। इसी को क्वांटाइज्ड बोला है। क्वांटाइज मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 होती है, 6 हो सकती है, एटसेट्रा, ठीक। यही बोला है कि क्वांटाइज्ड होती है। कहा गया इज क्वांटाइज्ड एंड ईच फोटोन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड, ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन, ठीक। ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है। सभी रेडिएशन के सेम वेलोसिटी से होते हैं, ये लाइन याद रखना, सेम वेलोसिटी। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन। अच्छा, अभी ये चीज़ है कि ये ट्रैवल कर सकते हैं वैक्यूम में भी। कौन ट्रैवल कर सकते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन को देखो, ये एक स्टेटमेंट है, याद रखना, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि जो अपना रेडिएशन होता है, ठीक है, जो अपना रेडिएशन होता है उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर एक कंटेनर है जिसमें एनर्जी ही नहीं है, ठीक है, मतलब कोई एयर ही नहीं है, ठीक है, मतलब वो एरिया पूरा वैक्यूम है, ठीक। अगर ये वैक्यूम है, VACUUM, ठीक है, ये अगर वैक्यूम है तो इस वैक्यूम में जो अपनी रेडिएशन होती है, ठीक है, ये अपनी एयर है, ये अपनी एयर है। ये जो अपनी रेडिएशन है, ठीक है, ये जो अपनी रेडिएशन है, ये अपनी रेडिएशन एयर में भी है और ये अपनी रेडिएशन कहाँ है, वैक्यूम में भी है। लेकिन यहाँ पे जो स्पीड होगी, अगर स्पीड ऑफ लाइट देखेंगे 3 × 10⁸ और ये 3 × 10⁸ होगी, किसमें, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कहीं नहीं बदलेगी, ठीक है। यही वही क्वेश्चन जो है हम लोग को यही बताता है, वही वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन ट्रैवल विद द सेम वेलोसिटी and no medium is required
फॉर द प्रोपोगेशन। दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। कौन? सभी तरह की रेडिएशन। ठीक है, ये अपना हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं व्हेन विजिबल लाइट अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो मैंने बोला था कि जो अपनी विजुअल लाइट होती है वो अपनी ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इज पास थ्रू अ प्रिज्म, इट स्प्लिट अप इनटू 7 कलर। अगर प्रिज्म में पास होगी तो वो अपने 7 कलर निकालेगी। ये देखो एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की। ठीक है, व्हेन करस्पॉन्ड टू डेफिनिट वेवलेंथ। ठीक है, अब जो भी लाइट होगी उसकी अपनी अपनी वेवलेंथ होगी, मतलब रेड का अलग होगा और विबग्योर निकलता है ना, तो वायलेट का अलग होगा। ठीक है, इंडिगो का अलग होगा, ब्लू का अलग होगा। ये सारे जितने भी कलर निकलेंगे उन सब के अलग अलग अपनी अपनी क्या होगी, रेडिएशन होगी। ठीक, अपना अपना वेवलेंथ होगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन, इसी को कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, इसी को कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दस अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी स्प्लिट इनटू अ वेरियस कंपोनेंट फॉर एनालिसिस। अगर यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इन्हीं को जो है डिफरेंट लाइट्स में अगर स्कैटर कर दिया जाए, डिस्पर्सन कर दिया जाए, तो इसका एनालिसिस के लिए काम आ सकता है। ठीक है, ये हम लोग का डिस्कशन हो गया। हम लोग आगे बात किए थे इसका वेवलेंथ का बात किए थे। ठीक है, तो अपने वेवलेंथ का बात किए थे। ठीक, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट। ये क्या है? क्रेस्ट है, ये एडजेसेंट क्रेस्ट है। ठीक, और ये अपना एडजेसेंट क्या है? ट्रफ है। तो एडजेसेंट क्रेस्ट और एडजेसेंट ट्रफ का डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ कहलाता है। ठीक, इसी को वेवलेंथ कहते हैं। यही हम लोग का जो है लैम्डा कहलाता है। वेवलेंथ को क्या बोलते हैं? लैम्डा। हम लोग इसके बारे में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रखे हैं। लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है? लैम्डा अपनी क्या है? वेवलेंथ है। ठीक है, और उसमें सारे इक्वेशंस निकाले थे। न्यू इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा होता है, ई इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा होता है। ठीक है, जो लेक्चर छोड़ रखे हैं वो जाके पढ़ें, उसमें न्यूमेरिकल्स भी लगा रखे हैं हम लोगों ने। वेव नंबर क्या होता है? इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ एंड एक्सप्रेस्ड इन पर सेंटीमीटर। ठीक है, पर सेंटीमीटर मतलब 1 बाई सेंटीमीटर। 1 बाई सेंटीमीटर अपना क्या होता है? वेव नंबर होता है। ठीक है, इसको इससे इंडिकेट करते हैं अपना न्यू बार, इसे कहते हैं न्यू बार। ठीक है, इससे एक्सप्लेन करते हैं। और 1 बाई सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 1 बाई लैम्डा होता है, इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। ध्यान रखना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, इसका डायरेक्ट ये क्या होता है? डायरेक्टली 1 बाई लैम्डा के प्रोपोर्शनल होता है। लैम्डा को हम लोग सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसी को ऊपर ले जाएंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स। वही बोल रहा है कि पर सेंटीमीटर। इन अदर वर्ड्स इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ वेव। क्या है? टोटल नंबर ऑफ वेव विच कैन पास थ्रू अ स्पेस ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के स्पेस से मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसी को बोलते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन न्यू बार है एक्चुअली में। ठीक है, इसके ऊपर न्यू बार होगा। ठीक है, बार लिख देना। इट इज फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन इंफ्रारेड टेक्निक। हाँ देखो, ये अपना एक्चुअली में कहने को है ऐसे कि इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन इंफ्रारेड। वो एक्चुअली में होता क्या है ना, उधर ही आपको ये बात समझ में आएगी। यहाँ पे हम लोग यूवी में लैम्डा को लेते हैं और वहाँ इंफ्रारेड को क्या लेते हैं? ये यूवी में लेते हैं। ठीक है, ये यूवी में लेते हैं और इंफ्रारेड को वहाँ पे क्या करते हैं? 1 बाई लैम्डा कर देते हैं और न्यू को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे दिखाता है, ये वाई एक्सिस पे तुम्हारा एब्जॉर्बेंस दिखाता है, ट्रांसमिटेंस दिखाता है एक्चुअली में। ठीक है, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या होता है? अच्छा, इसको समझने के लिए शॉर्ट में लिख लो यहाँ पे कि आखिर में ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, जब हम लोग यूवी में किसी भी सेक्शन का हम लोग एनालिसिस करते हैं तो एक्स, ये अपना वाई एक्सिस है, यहाँ पे ट्रांसमिटेंस रहता है। ठीक है, ट्रांसमिटेंस रहता है। ये पहले नहीं देना चाहिए था, ये लिख दिया है तो भी मैं इसको समझा दे रहा हूँ यहीं पे। और यहाँ पे क्या होता है? न्यू बार। ठीक है, न्यू बार क्या है? अपना वेव नंबर है। ठीक है, और इसी पे ना अभी आप वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, घबराइए मत। तो ये जो अपना होता है ग्राफ होता है, और ग्राफ में क्या होता है? ऐसे अपना जो है ग्राफ शो करता है। ठीक है, तो ये अपना न्यू बार एक्स एक्सिस पे रहता है और वाई एक्सिस पे ट्रांसमिटेंस रहता है। ठीक है, ये यहाँ देना नहीं चाहिए था, आगे हम लोग पढ़ेंगे अगर इंफ्रारेड पढ़ना होगा तो। ठीक है, मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर का ऑप्शन नहीं आ रहा, थोड़ा सा इशू रहता है। हाँ, थोड़ा बियर करिए साथ में। हाँ, अभी है क्या कि ये हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे क्या है? इट इज़ इफ़ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, इफ़ अ वेवलेंथ ऑफ अ रेडिएशन इज़ नोन, द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कैन बी कैलकुलेटेड। ये तो अभी हम लोग जानते ही हैं, अभी हम लोगों ने बताया, अभी मैंने बताया कि न्यू क्या होता है? न्यू बार 1 बाई लैम्डा होता है। अगर आपको लैम्डा दे देगा तो आप फ्रीक्वेंसी ये नहीं निकाल लेंगे, वेव नंबर नहीं निकाल लेंगे,
तो ये तो बहुत आसान है, हम लोगों ने बहुत सारा किया है ये सारा, ठीक है। ये हम लोगों ने क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं, आप देख लीजिएगा। अभी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव विच कैन पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। क्या? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव विच कैन पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। ये हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने, ठीक है। आप लोग जाके देख लीजिएगा उसको। अभी इसको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बहुत सारा समय लेगा। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज न्यू, ठीक है। ये सही लिखा है, न्यू, ऊपर वाला सही कर लीजिएगा। वो न्यू बार है, ये न्यू है, ये न्यू बार है और ये न्यू है, ये न्यू है, ठीक। इन साइकिल पर सेकेंड, इसको साइकिल पर सेकेंड में भी कर सकते हैं, इसको हर्ट्ज में भी कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स के लिए है, पिछली बार में हम लोग पढ़ रखे हैं इसको, तो ये बस मैंने नोट्स के लिए एक बार यहाँ पे लिख रखा है, लिखवा दिया है एक्चुअली में। और फ्रीक्वेंसी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/λ, ये हम लोग जानते हैं, c/λ होता है, ये अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, c/λ होता है। अब ये कैसे आया मैंने कई बार डिस्कस कर रखा है, फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। ग्रेटर द वेवलेंथ स्मॉलर द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, यही तो है इक्वेशन, ठीक। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है अपनी? नेक्स्ट स्लाइड हम लोग अपने इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की बात की थी। कन्वर्जन्स में आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। गलतियाँ आपको नोटिस कर, ये गलतियाँ कहाँ हो सकती हैं? मिली माइक्रोन में हो सकती हैं। ये मिली माइक्रोन है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये मिली माइक्रोन है और ये माइक्रोमीटर है, ठीक है, ठीक है। और 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 होता है और मिली माइक्रोन में 10⁻⁹ होता है। इसी को नैनोमीटर भी बोलते हैं, माइक्रो भी बोलते हैं। इसको माइक्रो बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, इसको माइक्रो भी बोलते हैं और इसको मिलीमीटर नैनोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नैनोमीटर भी बोलते हैं। अभी इस पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और ये आप लोग लिख लीजिए, वहीं पे नोट्स में लिख लीजिए, कहीं कॉपी में लिख लीजिए क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे तो आपको ये नोट्स मिल जाएगा। अभी यूवी विजुअल की बात करते हैं, जिसके लिए लेक्चर शुरू हुआ था। देखिए, इसको बताने से पहले मैं आपको एक जनरल डिस्कशन बता दूं, यूवी विजुअल आखिर होता क्या है। देखो, होता क्या है ना कि यूवी लाइट, पहले ये देख लो, इधर मैं लिख देता हूँ, यूवी का रेंज होता है 200 से 400, ठीक है। और ये 400 से 8 होता है विजिबल का, 400 से 800 नैनोमीटर। ये सारा वैल्यू किस में आ रहा है? नैनोमीटर में, ठीक है, नैनोमीटर। ये अपना क्या है? ये रेंज है। इस रेंज में अपनी वेवलेंथ जो है होती है यूवी की और विजिबल की, ठीक है। अब हम लोग को इम्पॉर्टेंट क्या है जनरल डिस्कशन में, होता क्या है कि हम लोग इससे कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं। कंपाउंड में किस तरह के डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बोलते हैं या ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। किस तरह का बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। या किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, उससे पता करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जो अपना ये एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, इसे क्यूवेट बोलते हैं। अभी टर्म्स पे नहीं जाते हैं, इतना टर्म्स जो है कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक। हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, ये कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, जिस सॉल्यूशन की एनालिसिस करनी है, सॉल्यूशन की क्या करनी है? एनालिसिस। ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका कुछ तो कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, किसी कंसंट्रेशन में होगा ये। अभी क्या करते हैं, इधर से एक रेडिएशन पास करते हैं, ठीक है। ये रेडिएशन किस रेंज, इसका वेवलेंथ कैसा होना चाहिए, ठीक है। I0 की रेडिएशन फाइंड करते हैं। नॉट मतलब इनिशियल, ठीक है, नॉट मतलब क्या होता है? इनिशियल। हम लोग पढ़ा होगा V और V0 पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो अपना V0 होता है, ठीक है, जो अपना V0 होता है वो इनिशियल कहलाता है वेलोसिटी, और ये क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। वैसे ही इंसिडेंट, ये जो क्या है, ये अपनी इंटेंसिटी है, ये अपनी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। किस तरह की लाइट? यूवी विजिबल। स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो यूवी विजिबल की लाइट होगी इसमें जो है। अब वो कैसे छन के आएगी, कैसे जो है इसी स्पेसिफिक लाइट जो है जाएगी, इतनी ही स्पेसिफिक इंटेंसिटी की लाइट जाएगी, ये हम आपको बाद में बताएंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन जब पढ़ेंगे, कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें, तब बताएंगे। अभी यहाँ पे इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट इससे पास करते हैं, तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है, कुछ तो कंसंट्रेशन होगी इसकी, कुछ तो डेंस होगा, किसी तरह का तो कंसंट्रेशन होगा, कुछ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होगा इसका। तो ये क्या करता है, ये कुछ सेक्शन एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ इंटेंसिटी क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ क्या करता है? ट्रांसमिट कर देता है। जो ट्रांसमिट किया ये फाइनल वैल्यू हो गई इंटेंसिटी की। अभी ये क्या होगा इसके बाद क्या होगा,
इधर एक एनालाइज़र बना रहता है, मतलब कि आपका जो है मीटर वीटर लगा रहता है, इसे बोलते हैं एक्चुअली में डिवाइसेस फॉर व्हाट, डिवाइसेस फॉर, इसकी इंटेंसिटी को इस पे लेगा, ठीक है, ये डिटेक्टर कहलाते हैं, ठीक है, डिटेक्टर, ये डिवाइसेस होते हैं, डिटेक्ट करने के काम आते हैं कि कितनी इंटेंसिटी घट गई। इसके बारे में बात करेंगे कि डिटेक्टर कैसे होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ठीक है। जितना मैं बता दूंगा उससे ज़्यादा आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं, और जितना बता दूंगा उसको अच्छे से पढ़ के जाओगे तो मोर देन सफिशिएंट है, इसी को रिवाइज करके जाओ, ठीक है। आपका अगर 100 में से 100 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 100 में से 100 करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इससे आगे न पीछे नहीं आएगा ये भी हम बोल सकते हैं, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल आगे पीछे आ सकते हैं, क्योंकि देखो अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि न्यूमेरिकल आएंगे, जितने बता दिए उतने काफ़ी हैं। अभी यह है कि न्यूमेरिकल के वैल्यूज़ चेंज होते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने पढ़ा है वही आए, न्यूमेरिकल की वैल्यूज़ बदल के कुछ भी आ सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आएगा उस इक्वेशन से, ठीक। अभी यहाँ पे एब्जॉर्व हुआ, जितनी इंटेंसिटी यहाँ से पहुँची, ठीक है, और ये इसको डिटेक्ट कर लिया, तो इसने क्या किया, ग्राफ बनाया। ये डिटेक्टर आखिर फिर बाद में पता है क्या करते हैं, डिटेक्टर कंप्यूटर से जुड़ जाते हैं, मॉनिटर, कंप्यूटर का मॉनिटर बहुत लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, ठीक है, मैं बता देता हूँ। मॉनिटर जो होता है वो स्क्रीन होती है, कंप्यूटर की स्क्रीन, उस पर जो है ग्राफ बनेगा। किसका ग्राफ बनेगा, यूवी विजिबल का ग्राफ बनेगा। अभी यहाँ देखो इस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक। इधर अपना एब्जॉर्बेंस होता है, ये क्या होता है, एब्जॉर्बेंस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, लैम्डा, इसे बोलते हैं लैम्डा मैक्स, ठीक। अभी लैम्डा क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी वेवलेंथ बनती है। यहाँ मैक्स क्यों लिखा है मैं बताता हूँ, एक्चुअली मैक्स नहीं होता है, ये लैम्डा होता है, ठीक है। और हम लोग इसमें वैल्यू आती है लैम्डा मैक्स, कोई भी कंपाउंड है उसका लैम्डा मैक्स आता है। मान लो आप कोई प्रोटीन की एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, तो ये प्रोटीन किस तरह का बॉन्ड्स लिया हुआ है, उसमें एक लैम्डा मैक्स वैल्यू आएगी, ठीक है, 235 नैनोमीटर आ सकती है, ठीक है, किसी भी प्रोटीन की। तो लैम्डा मैक्स क्या मैं बताता हूँ। पहले ये देखो ग्राफ कैसा बनता है। ग्राफ क्या होता है कि अभी अपना ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, या मान लो एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट गई, ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्बेंस नहीं हुआ, ठीक है, ये अपना ग्राफ इधर ही पीक ले लिया, ठीक। वैसे तो ये एक नहीं होता, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे भी बनते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे ऐसे, क्योंकि मैक्स भी बताना है इसलिए मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे छोटे छोटे वेव होते हैं, ठीक। हो सकता है कि थोड़ा ऊपर भी जाए, ऐसे जाए, ऐसे ही ग्राफ बनेगा, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही ग्राफ बनेगा। आप किताबों में देखेंगे तो ऐसे ही बना होगा, ठीक है, बहुत सारा ऐसे 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 बना रहेगा, ठीक। अभी ध्यान दो, ये अपना लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू 200 से 800 नैनोमीटर हो सकती है। क्यों भाई, क्यों हो सकती है? क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई कि यूवी विजिबल पढ़ रहे हैं तो 200 से 800 नैनोमीटर होता है डिस्टेंस, 200 से 400 कितना होता है, यूवी का होता है, और विजिबल का कितना होता है, 400 से 800। तो हम लोग यूवी विजिबल साथ में पढ़ रहे हैं तो 200 से 800, देखो यहाँ पे ये 200 से 800 ये वैल्यू है ना, 200 से 800 डायरेक्ट लिख लेते हैं, 200 से 800 नैनोमीटर, ठीक। ये अपना 200 नैनोमीटर है, ये 800 नैनोमीटर है। अभी यहाँ देखो कि ये जो अपनी वेवलेंथ है, ठीक है, ये 200 से थोड़ा बाद में आई है, तो हो सकता है 275 पे आई है, ये आई है तुम्हारी 300 के आसपास मान लेते हैं, ये आई है 400 के आसपास, या मान लो हाँ 400 के आसपास मान लेते हैं क्योंकि ये मिडिल में, ठीक है। लेकिन ज़रा ध्यान से देखो, क्या ये प्रोटीन डबल बॉन्ड किस तरह का लिया है, वो ये इससे पता चलेगा क्या, इससे पता चलेगा क्या, इससे पता चलेगा नहीं। ये जो सबसे बड़ी पीक है, ये जो सबसे बड़ी पीक है, इसको मैं दूसरे कलर में लिख लेता हूँ, ठीक है, ये जो सबसे बड़ी पीक है, ये जो सबसे बड़ी पीक है, ठीक है, ये अपनी लैम्डा मैक्स कहलाती है। क्या है, लैम्डा मैक्स। तो ये जो लैम्डा मैक्स है यही बताता है कि ये स्पेसिफिक प्रोटीन का है, ये स्पेसिफिक प्रोटीन का वेवलेंथ है, ठीक है। एक्चुअली में कॉन्जुगेशन बताता है, ठीक है, कि कितने कॉन्जुगेशन है उसमें, प्रोटीन का नहीं बात करते हैं, कितने तरह के हैं, मतलब उसमें डबल बॉन्ड कितना है, ट्रिपल बॉन्ड कितना है। देखो जैसे एक ड्रग आती है पैरासीटामोल, ठीक है, उसका आप लोग गूगल कर लीजिएगा, लैम्डा मैक्स होता है स्पेसिफिक 200 से 300 के बीच में होता है, 200 से 300 के आसपास होता है, ठीक है, 275 की ऐसे कुछ होता है, ठीक है, 35-75 होता है। तो हर एक कंपाउंड का अलग अलग लैम्डा मैक्स आता है,
ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक लैम्डा को एब्जॉर्व कर लिया है, स्पेसिफिक इंटेंसिटी को, और बाकी इंटेंसिटी को छोड़ दिया है। तो जितना एब्जॉर्व किया है वो तो पता चल जाएगा ना, इससे कितना एब्जॉर्व किया है ये लैम्डा मैक्स पता चल जाता है। ठीक है, तो यही अपनी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऐसे ही ग्राफ बनता है अपना। ठीक है, अभी हम लोग इसके जनरल इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। आखिर ये कहना क्या चाहता है, यूवी विजिबल है क्या? जैसे हम लोगों ने अभी बात कर लिया है जनरल डिस्कशन, अभी इसका इंट्रोडक्शन बात कर लेते हैं। दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई क्या होता है कि जब आप किसी भी रेडिएशन को, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर दूं, ठीक है, मैं इसको रेड ले लेता हूं और यहाँ पे आते हैं हम लोग। ध्यान दो, इसको क्लियर करते हैं। ध्यान दो, हम लोग इधर एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लिए हैं, ठीक है, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लिए हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक इनिशियल इंटेंसिटी डालते हैं और इधर से कुछ इंटेंसिटी एब्जॉर्व होकर निकल जाती हैं, कुछ इधर एब्जॉर्व होंगी, इधर एब्जॉर्व होंगी और कुछ निकल जाएंगी। तो क्या होता है कि मान लो इसमें कोई कंपाउंड है, ठीक है, मान लो इसमें कोई कंपाउंड है, जैसे कि मान लेते हैं ये कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड CH2 क्या बोलते हैं, इथाइन, इथेन, एल्केन, एल्कीन, ये अपनी एल्कीन है, इथीन, ठीक है, या कर लेते हैं इसको ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, इथाइन, ये अपना क्या है, एल्काइन है। ठीक है, अभी होता क्या है कि अपना जो, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। कोई कंपाउंड है, ठीक है, इसमें पाई ऑर्बिटल है, ध्यान दो, ये क्या है, पाई ऑर्बिटल है। कैसे पाई ऑर्बिटल है भाई, हम लोग जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड के बाद जितने भी डबल बॉन्ड दिखते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के अलावा जितने भी डबल बॉन्ड दिखते हैं, जैसे ये सिंगल बॉन्ड है और इसमें जो अलग इसके बाद जो बॉन्ड होंगे, मैं अलग कलर से ले लेता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये सब हम लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं, ठीक है, ब्लैक कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर, ये देखो ये और ये, इसमें कितने डबल बॉन्ड हुए, 2 पाई हो गए, ठीक, इसमें क्या हो गए, 2 पाई हो गए। और कितने कितने सिंगल बॉन्ड हुए, सिंगल बॉन्ड कितने हैं, एक सिंगल बॉन्ड है, इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक, 2 पाई और 1 सिग्मा इस कंपाउंड में है, तो अपना इथाइन है, ये अपना इथाइन है। इसमें क्या है कि जो अपना पाई ऑर्बिटल है, ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी ज़रूरी है समझना, ठीक है, अपना पाई ऑर्बिटल है, ठीक, ये पाई ऑर्बिटल अपना हाईएस्ट एनर्जी में होता है, और इसे बोलते हैं ये अपना लोअर एनर्जी होता है, ठीक है, ये अपना लोअर एनर्जी होता है, लोअर एनर्जी लेवल, इसे बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक है, आपको केमिस्ट्री बताया जाएगा तो शायद उसमें हो, ठीक है, ये अपना बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और यहाँ पे पाई स्टार क्या होता है, अपना हाई एनर्जी या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इसे बोलते हैं, ठीक है, ये अपना हाई एनर्जी होता है इसका, ठीक है। तो इसमें ना पाई ऑर्बिटल हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो अपना पाई से पाई ट्रांजिशन होता है इसका। कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्साइट करता है, अगर इस पर एनर्जी दें, ठीक है, hc बाई लैम्डा, अगर इसको hν है, ठीक है, hν की एनर्जी दें यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या करेगा, एक्साइट कर जाएगा और यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा है तो hc बाई लैम्डा, अभी ये दोनों चीज़ तो कांस्टेंट है, तो हम लोग इसीलिए तो ये कांस्टेंट है नहीं, यानी इसके स्पेसिफिक ये जो मान लो इसको 20 जूल की एनर्जी है, ठीक है, चाहिए, तो 20 जूल के हिसाब से इसका लैम्डा भी तो 20 जूल के हिसाब से आएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो कांस्टेंट है। याद है एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था 19.9 अपॉन में लैम्डा इन जूल, अगर लैम्डा निकालना है, अगर ये आंसर इन जूल में निकालना है तो लैम्डा किस में रखना है, मीटर में रखना है, इंटू 10 की पावर होता था, क्या होता था, 10 की पावर -24। ध्यान दो ये वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहनी है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ये फिक्स रहनी है, किसी भी ऑर्बिटल के लिए ये फिक्स रहनी है। अभी ये देखो ये जो लैम्डा है ये हमेशा बदलेगा हर इलेक्ट्रॉन के लिए,
तो इसीलिए हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं, इसीलिए जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं वो हमेशा किसके किसके बीच में रहता है, वो हमेशा किसके किसके बीच में रहता है, लैम्डा, क्योंकि हमेशा ये बदलता रहता है, हर एक कंपाउंड के लिए ये लैम्डा बदलेगा, ठीक। और ये अपना क्या है, एब्जॉर्बेंस, कितना वो कंपाउंड एब्जॉर्ब किया लैम्डा के रिलेटिव, ठीक है, ऐसे ऐसे बनेगा। और ये अपना लैम्डा हमेशा चेंज हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसका प्लॉटिंग किसके साथ कर रहे हैं, लैम्डा के साथ कर रहे हैं, किसी और के साथ क्यों नहीं कर रहे, लैम्डा के साथ कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका रीज़न है, और यही इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है। देखो यहाँ लिखा है सिंस इट इन्वॉल्व्स द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स का, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हम बताते हैं, जैसे अभी हमने आप बात किया कि यहाँ पे एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी है, एक पाई इलेक्ट्रॉन भी है, यहाँ एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का भी कॉन्सेप्ट आ गया। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई, अभी हमको पता है, अभी मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग 11th-12th बिल्कुल भूल चुके हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा है, वो किसी तरह की बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा है। देखो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्ट ले रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्ट ले रहा है, लेकिन अगर कोई हम ऐसा कंपाउंड ला दें जिसके ऊपर लोन पेयर है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन CO, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 CO। अभी इसका जो है ये इलेक्ट्रॉन है जो, ठीक है, ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ध्यान देना, ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा हेट्रो एटम पे आते हैं, हेट्रो एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, ठीक है, सारे हेलोजन लिख लो डायरेक्टली, हेलोजन, ठीक है। या सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एटम्स आएंगे उसके ऊपर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ध्यान देना मेरी बात पे, क्या मैंने बोला कि कितने जो भी अपने पास जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें अगर कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, क्या दो कंपाउंड बोला मैंने, कार्बन और हाइड्रोजन, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि वो बनाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, उसको छोड़ के कोई भी इलेक्ट्रॉन आते हैं, कोई भी एटम आते हैं, वो हेट्रो एटम कहलाते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान दो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन जो भी है अपने, इस पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो भी कहो, सिंगल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन इनके ऊपर होंगे, ठीक है, इस तरह के एटम पे होंगे। इट इज़ वेरी यूजफुल टू मेजर द नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड और कॉन्जुगेशन, एरोमेटिक कॉन्जुगेशन, ठीक है, विद इन द डिफरेंट मॉलिक्यूल। देखो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, उसको डिफाइन करती है। और एरोमेटिक कॉन्जुगेशन मतलब क्या है, जो अपना एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो अपने क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जैसे बेंजीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बेंजीन जो होता है, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना, ऐसे बना देते हैं। जो अपना बेंजीन होता है, इसमें ध्यान दीजिए, ये अपने बेंजीन में जो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। अभी ये पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं तभी तो ये ऐसा जो है डॉटेड स्ट्रक्चर से बनाते हैं ये बेंजीन को, या हम लोग डायरेक्टली इसको कैसे लिख देते हैं, ऐसे। तो एक्चुअली में एट द एंड क्या कर रहे हैं हम लोग, पाई इलेक्ट्रॉन का ही तो ऑसिलेशन देख रहे हैं, ऑसिलेशन नहीं बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन का जो है क्या करते हैं, पाई इसको बोल देते हैं पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड ही तो ऑसिलेट कर रहे हैं, OSSI ऑसिलेट। तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करें या कोई स्ट्रेट कंपाउंड है, सीधा कंपाउंड है, लीनियर कंपाउंड है, उसमें डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो या ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन मतलब उसका ऑसिलेशन होता है, ठीक है, कॉन्जुगेशन मतलब ऑसिलेशन होता है। अगर कंपाउंड ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, अगर कंपाउंड ऑसिलेट कर रहा है, डबल बॉन्ड हो चाहे एरोमेटिक कंपाउंड हो, उसमें कॉन्जुगेशन है, ठीक है, विद डिफरेंट मॉलिक्यूल, अपने में भी कर सकता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल में भी कर सकता है। अगर दूसरे कंपाउंड के साथ हो रहा है, जैसे कि अगर मान लो इसमें OH ग्रुप लगा दो, ठीक है, OH ग्रुप लगा दो, तो होता क्या है कि अपना जो ये, इधर लिख लेता हूँ मैं ऐसे, डबल बॉन्ड,
अपना जो ये है, ये क्या करता है, डबल बॉन्ड डोनेट करता है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करता है, डोनेट करता है। तो ये वाला क्या होता है, एटम बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, इसका नया कॉन्जुगेशन कैसा बनता है, OH, इस पर पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो कहाँ गए हैं, यहाँ आए हैं। ठीक है, यहाँ आए हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ कूद गया है, बाहर उलट गया, बाहर कूद गया है। अभी इसके साथ यहाँ पे ये और ये बचा। ठीक, अभी ये फिर क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, फिर ये क्या करता है, बाहर जाता है। ऐसे करके इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। डिफरेंट एटम के साथ, डिफरेंट एटम कहाँ है यार, ये डिफरेंट एटम है, OH क्या है अपना, डिफरेंट एटम है। यही चीज़ इसको बोल रहा है। इफ इट इज़ वेरी यूजफुल टू मेजर द नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन। क्यों भाई, क्यों नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन करके क्या करेंगे, देखो कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या किसी भी कंपाउंड की एनालिसिस करनी है। ठीक है, आपने मान लो कोई कंपाउंड सिंथेसिस किया, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपने एक कंपाउंड सिंथेसिस किया, हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारी पढ़ी है। ठीक है, उसमें आपको ऐसा मिलेगा मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। ठीक, मेजर और माइनर प्रोडक्ट। तो आखिर होता क्या है मेजर और माइनर प्रोडक्ट, मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया A, उसका रिएक्शन कराया B, हमको एक्सपेक्टेशन थी कि बनेगा हमको एक्सपेक्टेशन थी बनेगा C। ठीक, लेकिन C के साथ D भी बना। ठीक, तो मान लेते हैं D नहीं बना। ठीक है, मान लो A लिया और B लिया और C बनना चाहिए। ठीक, तो C बनना चाहिए, तो C बना या नहीं, एक तरीका है केमिकल टेस्ट कर लो। ऐसा रिएक्शन किया है तुमने कि आपको C डबल बॉन्ड C मिला, CH2 बना, लेकिन क्या ये श्योर है, ये तो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, क्या ये श्योर है कि इसके बीच में डबल बॉन्ड होगा? तो क्या करो, एक तो केमिकल टेस्ट लगा लो, दूसरा क्या करो कि इसका सैंपल वैम्पल प्रिपेयर करो, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में रख दो, वो अपने आप लैम्डा मैक्स दे देगा। इथाइन का अलग इथीन, ठीक है, ये अपना इथीन है। ठीक है, ये अपना इथीन है, तो इथीन जो अपना है इसका अपना लैम्डा मैक्स होगा, इथीन का अपना लैम्डा मैक्स होगा। अपना चार्ट देख लेना, चार्ट उसमें बना होगा। ठीक है, जैसे आप किसी लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हैं, उधर आपको चार्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है आपको सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो याद करनी होगी वो मैं बता दूंगा। इसका अपना लैम्डा मैक्स होगा, मान लेते हैं इसका लैम्डा मैक्स हुआ 275 के आसपास नैनोमीटर। ठीक है, 275 नैनोमीटर, ये नैनोमीटर है। ठीक है, मिलीमीटर मत समझना, ये नैनोमीटर है, ये अपना नैनोमीटर है। तो अगर इसमें से अगर मैं इसमें यूवी रेज पास करूं, तो अगर ये देता है तो इसका मतलब डबल बॉन्ड है। अगर ये सिंगल बॉन्ड वाली लैम्डा मैक्स दे दिया, सिंगल बॉन्ड वाली लैम्डा मैक्स, यानी कि मान लो सिंगल बॉन्ड का आ रहा है 376। देखो मैं सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू ले रहा हूँ, मैं सब कुछ याद करके नहीं चल रहा हूँ। 375 नैनोमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं नहीं याद कर रहा हूँ तो आपको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको लैम्डा मैक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा एग्जाम में। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इथाइन का जो है लैम्डा मैक्स हमेशा 275 पे आना चाहिए, लेकिन आया 375। तो ये कंपाउंड किस तरह का होगा, सी कंपाउंड किस तरह का होगा, सिंगल बॉन्डेड होगा। अगर ये इथीन का कंपाउंड 275 नैनोमीटर आ गया तो ये डबल बॉन्ड कंपाउंड होगा। तब आपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या कर लिया, यूवी विजिबल से क्या कर लिया, इसकी एनालिसिस कर ली। ठीक, तो यही चीज़ ये बता रहा है कि आप डबल बॉन्ड और एरोमेटिक कॉन्जुगेशन जो है आप इससे पता कर सकते हैं। सिंस द एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल आर क्वांटाइज्ड, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप क्वांटाइज्ड होते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द एक्साइटेशन इज फिक्स्ड क्वांटिटी। ये मैंने आपको बताया अभी कि अपना जो है ये क्वांटाइज्ड होता है वैल्यू। यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अपना पाई इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पाई है और ये पाई स्टार है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन है और ये अगर पाई इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए hν फ्रिक्वेंसी चाहिए, यानी 275 की जूल की एनर्जी चाहिए, या मान लो 30 जूल की एनर्जी चाहिए, तो ये 30 जूल ही एनर्जी लेगा। ठीक, यहाँ देखो, सिंस द एनर्जी लेवल ऑफ अ मॉलिक्यूल आर क्वांटाइज्ड, मतलब इधर अगर इसको 30 जूल की एनर्जी दोगे तो 30 जूल की एनर्जी इधर ही इतना ही पाई पे ही जाएगा। अगर इसको 40 जूल की एनर्जी दे दोगे, 40 जूल की एनर्जी दे दोगे तो ये दूसरे ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी फिक्स है और यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी भी फिक्स है। इसी को बोल दिया है क्वांटाइज्ड।
इसी को क्या बोल दिया है, क्वांटाइज्ड। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मेरे को इस सेक्शन को आप जैसे लिख के आप बोल सकते हैं कि ये वाला सेक्शन मुझे नहीं समझ में आया, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, या हो सकता है लाइव सेशन ले लिया जाए। Thus the electromagnetic radiation with only a particular value of frequency will be able to cause excitation। मतलब स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, अगर एच न्यू, यहाँ एच अपना कांस्टेंट है, अगर स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की आप इसको एनर्जी देंगे तो स्पेसिफिक जो है ऑर्बिटल में जाकर रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, कहने का यही मतलब है। ठीक है, एक ही चीज़ मैं बार बार नहीं बोलता हूँ। If the substance is exposed to radiation of some different value of frequency, energy will not be able to absorb, and thus light or absorption will not suffer any loss in intensity। ठीक है, देखो होता क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है, देखो इसको मैं क्लियर करता हूँ। थोड़ा सा ये लाइन आपको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि जो आप इंटेंसिटी यहाँ से देते हो, ये आप फिक्स वैल्यू देते हो 236 नैनोमीटर की। क्यों देते हो? अगर कोई कंपाउंड 236 नैनोमीटर की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा, सॉरी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, अगर 236 इसकी वैल्यू को नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो ये 236 की वैल्यू को एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो एब्जॉर्बशन करेगा। अगर इसकी इंटेंसिटी जो है लैम्डा, अगर इसी इंटेंसिटी की वैल्यू दी जाए, ठीक है, 236 नैनोमीटर लैम्डा दिया जाए जिसकी इंटेंसिटी ऐसी हो, ठीक है, तो ये कंपाउंड से जब पास करेगा तभी ये एब्जॉर्ब करेगा कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड की यही प्रॉपर्टी है कि ये इससे ना ऊपर ना ज़्यादा ना नीचे, ठीक है, 236 नैनोमीटर, इससे ज़्यादा ना ही इससे कम वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करेगा। ये इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है, हर कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। अगर कार्बोनिल कंपाउंड है तो उसकी स्पेसिफिक लैम्डा होगी, अगर वो CH कंपाउंड है तो उसकी भी स्पेसिफिक लैम्डा होगी, अगर वो डबल बॉन्ड CH है तो उसकी भी स्पेसिफिक लैम्डा होगी। ठीक है, हर एक एक कंपाउंड की अलग लैम्डा होगी, तो उसी लैम्डा को हम लोग को देना पड़ेगा, उसी लैम्डा वाली लाइट को, इसी वेवलेंथ की लाइट को हम लोग को इस कंपाउंड को देना पड़ेगा। एक बार फिर से समझ लो कि अगर कोई कंपाउंड है, अगर मान लो पैरासीटामॉल लिया, ठीक है, अगर पैरासीटामॉल लिया आपने, ठीक, और ये पैरासीटामॉल अगर एब्जॉर्ब करेगा लैम्डा 226 नैनोमीटर का इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, वेवलेंथ, ठीक है, क्योंकि एक लाइट है उसका वेवलेंथ 226 नैनोमीटर है, तभी वो पैरासीटामॉल इस इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर इसको 200 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट दे दिए, इस इंटेंसिटी की लाइट दे दिए, अगर वो इस वेवलेंथ को लेकर चल रहा है तो ये एब्जॉर्बेंस नहीं शो करेगा, तो ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, ग्राफ नहीं बनेगा। अभी सोचने वाली बात है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर कैसे सिलेक्ट किया जाए कि इस पर इतनी ही लैम्डा की जो है लाइट उस कंपाउंड पे पड़े, कैसे सिलेक्ट किया जाए? तो भाई वो देखो इंस्ट्रूमेंटेशन का प्रोसेस आ जाता है कि बहुत सारे सेक्शंस लगे रहते हैं, इसमें एक लाइट को पास किया जाता है तो उसमें से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलती है। मोनोक्रोमेटिक मतलब मान लो उसमें कई तरह के क्रोम मतलब कई तरह की लाइट है, ठीक है, कई तरह की लाइट है, उसमें गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी रेज है, विजिबल रेज है, ठीक है। तो यूवी विजिबल की लाइट इससे जाए और यूवी विजिबल में भी कौन सी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ जाए, ठीक है, स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जाए, तो उधर क्या करते हैं, स्लिट विट लगा देते हैं, स्पेसिफिक स्लिट लगाते हैं, दे देते हैं, और कई तरह के इंस्ट्रूमेंट लगा करके फिल्टर कर देते हैं कि सिर्फ इतने ही लैम्डा की जो है अपनी लाइट जाए। ठीक है, उसी को यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो क्या लिखा है कि इफ़ अ सब्सटेंस इज एक्सपोज टू अ रेडिएशन ऑफ सब डिफरेंट वैल्यू, मतलब अगर अलग वैल्यू दे दिए, जितना वो एब्जॉर्ब करता है उससे अलग दे दिए, तो एनर्जी विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी। दस लाइट और रेडिएशन विल नॉट सफ़र एनी लॉस ऑफ इंटेंसिटी। लॉस ऑफ इंटेंसिटी का क्या मतलब है? अगर इधर एब्जॉर्ब ही नहीं हुई तो इनिशियल इंटेंसिटी की लाइट भेजे तो उसी इंटेंसिटी की लाइट निकल जाएगी, कोई एब्जॉर्बेंस नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो? चेंज होता तो आई लिख देता, चेंज नहीं हुआ तो आई नॉट लिखा है। ठीक है, ये हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, उसी लाइन को वो लिखा है। ठीक है, किताबों में ऐसे ही लिख देता है तो समझ नहीं आता है, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। इफ़ रेडिएशन ऑफ अ डिजायर्ड और अ करेक्ट फ्रीक्वेंसी इज पास्ड और मेड टू फॉल ऑन द सैंपल ऑफ द सब्सटेंस
energy will be absorbed and electron will be promoted to the higher energy state. Thus light radiation on leaving the sample after absorption will be either less intenser or the intensity will be completely lost. वही कहानी है, फिर उसी को मोड़ तोड़ के लिख दिया। हम लोग को इसमें क्या है, इसमें क्या बोला उसने कि बोला कि अगर किसी भी इंटेंसिटी की अगर इसका कोई एब्जॉर्बेंस है इस कंसंट्रेशन का, मतलब अगर मान लो ये सैंपल है, सैंपल का कोई कंसंट्रेशन होगा और इसका एब्जॉर्बेंस लैम्डा मैक्स, इसका लैम्डा मैक्स हो सकता है 236 नैनोमीटर। अगर 236 नैनोमीटर का है इसमें एब्जॉर्बेंस कि इतनी ही लैम्डा की जो है लाइट ये एब्जॉर्ब करेगा, और अगर इससे कोई भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को पास किए तो या तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या तो इंटेंसिटी क्या होगी, ये आई नॉट की इंटेंसिटी दिया, या तो कम हो जाएगी या कम हो जाएगी, यहाँ से पास हुआ या कम हो जाएगी, और या तो ऐसी इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिया और ये बहुत डेंस है, क्या है, बहुत डेंस है, तो इधर से जो लाइट आने वाली है वो आएगी ही नहीं। मतलब ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा इस लाइट के लिए, इस लाइट के लिए क्या हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा। ठीक, तो यही उस सेंटेंस का मतलब है। ओपेक मतलब देखो, ध्यान से देखो, अगर इससे इंटेंसिटी ऑफ लाइट पास किया और ये इसने एब्जॉर्व कर लिया तो स्पेसिफिक लाइट, तो रिड्यूस इंटेंसिटी निकलेगी यहाँ से। ठीक है, क्या होगा, रिड्यूस इंटेंसिटी, आई नॉट हटा दो, आई नॉट है ये, तो इधर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा इंटेंसिटी, कुछ एब्जॉर्ब। अब ये सोचने वाली बात है कि मान लो तुमने 10 ग्राम, 10 ग्राम नहीं बोलते हैं, मान लो तुमने इसमें 10 जूल की एनर्जी पास की इस कंसंट्रेशन से। ठीक, तो इसने क्या किया, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, मान लो इसने 2 जूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पे कितने जूल की एनर्जी आएगी, 8 जूल की। कैसे आया, 10-2। तो वही कहानी कह रहा है कि अगर इसमें से इसने एब्जॉर्बेंस दिखा दिया तो यहाँ से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर सोचो ये 2 की जगह 10 जूल की एनर्जी पूरी एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ से क्या आएगा, 0 जूल की एनर्जी पास होगी यहाँ से, यानी कोई एनर्जी यहाँ नहीं आएगी। तो वही सेंटेंस इसके कहने का मतलब है कि इफ़ रेडिएशन ऑफ डिजायर्ड और करेक्ट फ्रिक्वेंसी, अगर उसी फ्रिक्वेंसी की दे दी गई है उसको एनर्जी जो कंसंट्रेशन मांग रहा है, तो उसमें जो है मेड टू फॉल ऑन द सैंपल ऑफ द सब्सटेंस, एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोमोटेड टू हायर एनर्जी स्टेट। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर जाएंगे, और एब्जॉर्ब कर जाएंगे तो क्या होगा, लाइट रेडिएशन ऑन लीविंग द सैंपल को छोड़ने के बाद, ठीक है, सैंपल को छोड़ने के बाद जो निकलेगी वहाँ से एब्जॉर्प्शन, या तो वो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या फिर एकदम नहीं रहेगी, बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगी। ध्यान दो, मैंने वही तो कहा कि अगर 10 जूल की एनर्जी यहाँ पूरी एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ 0 जूल की एनर्जी आएगी, 10-10 = 0। तो इस सेंटेंस का मतलब यही निकलता है। ठीक, तो दोस्तों आज का लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन टू यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी था। आपने अगर यहाँ तक लेक्चर देख लिया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। हाँ, ये जो आपको दिख रहा है फॉर्मेट, आपको जो भी ये स्लाइड दिख रही है आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगी। आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, आखिर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो रही है एब्जॉर्ब, तो कुछ निकल रही है, कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होगी, कुछ वैल्यू तो होगी ना उसकी, तो उसको निकालने का 2 लॉ होता है, बियर्स लॉ, लैम्बर्ट लॉ। फिर आगे ये दोनों मिलके बन जाते हैं एक लॉ, बियर्स लॉ। ठीक है, तो ये अपने दोनों लॉ मिलके बियर्स लैम्बर्ट लॉ बन जाते हैं। ये हम लोग आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।